नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना के बारे में। हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है तथा उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे पाया जाता है, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कैसे परिवर्तित होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखते हैं हृदय की आंतरिक संरचना होती कैसे है तथा उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो आज हम पहले उसके बारे में देखते हैं। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगर आप में प्रश्न आता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यह 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह प्रश्न आता है कि सबसे अधिक प्रकोष्ठ किसमें पाए जाते हैं, तो आप इसका भी उत्तर जान लीजिए। 13 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं काकरोच में और 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में। तो हम पहले देखते हैं मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। मनुष्य का हृदय 4 पृष्ठों का भाग में बटा होता है तथा दोनों भाग के बीच की दूरी की लंबाई में एक पट होता है। ये पट हो गया तथा दोनों भाग में ये ऊपरी वाला भाग दाएं तरफ का ऊपरी वाला भाग दाएं आलिंद तथा नीचे वाला भाग दाएं निलय कहलाता है। तथा उसी तरह हम बाएं तरफ देखते हैं तो ऊपर वाला भाग बायां आलिंद कहलाता है तथा निचला भाग बायां निलय कहलाता है। और कुछ अंगों के बारे में देखते हैं। तो जब ब्लड इसमें दाएं आलिंद के माध्यम से जब ब्लड बायां निलय में आता है तो एक बाल्ब लगे होते हैं। तो दाएं तरफ 3 बाल्ब लगे होते हैं तथा बाएं तरफ 2 बाल्ब लगे होते हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि दाएं आलिंद तथा बायां आलिंद के बीच में एक पट होता है जिसे अंतरा आलिंदी पट के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार बायां निलय तथा दायां निलय तथा बायां निलय के मध्य एक पट होता है जिसे अंतरा निलय पट के नाम से जाना जाता है। हृदय के दायां आलिंद तथा बायां आलिंद दोनों आलिंद एक एक छिद्र द्वारा खुले रहते हैं। जैसे 2 आलिंद एक एक छिद्र द्वारा खुले रहते हैं, जिसे बायां आलिंद छिद्र तथा दाएं तरफ को दायां आलिंद छिद्र के नाम से हम जानते हैं। बायां आलिंद छिद्र 2 बलनी कपाट द्वारा जुड़े होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है। यहाँ पास 2 बलनी कपाट होते हैं तथा दाएं आलिंद छिद्र के पास 3 बलनी कपाट होते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही रक्त आता है जो कि अशुद्ध रक्त होता है, जिसको पंपिंग दोबारा लौट ना पाए उधर, इसीलिए यहाँ पास 3 बलनी कपाट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हृदय में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है तथा इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं कि हृदय में रक्त का परिसंचरण व CO2 से O2 में कैसे परिवर्तित होता है। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम रक्त सिर तथा पैर की तरफ से अशुद्ध रक्त ये दायां आलिंद में आता है। जब सिर तथा पैर की तरफ से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में प्रवेश कर जाता है, तब जब इकट्ठा दायां आलिंद में हो जाता है तो वह रक्त दायां आलिंद से दायां निलय की ओर धीरे धीरे चलने लगता है, जो कि जब दायां निलय में रक्त आ जाता है और इसका सर्कुलेशन हुआ कहा जाए तो यह इसका जो कपाट है तो यह धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ ब्लड अधिक से अधिक मात्रा पे जमा हो जाता है। तो दायां आलिंद से रक्त दायां निलय में आता है, जिसके द्वारा तत्पश्चात सेल्मुनरी बाल्ब, यहाँ पास जो बाल्ब होता है उसे सेल्मुनरी बाल्ब के नाम से जाना जाता है, जो कि बंद हो जाता है। और यहाँ का रक्त जब यह दायां निलय संकुचित होने लगता है, दायां निलय जब संकुचित होने लगेगा तो धमनी के माध्यम से रक्त हृदय में धमनी के माध्यम से रक्त फेफड़े में जाएगा, जो कि कुछ दाएं तरफ से तथा कुछ बाएं तरफ से रक्त फेफड़े की ओर चला जाएगा। दोस्तों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पास जो बाल्ब लगे होते हैं वो बंद काहे होते हैं। डायरेक्ट दाएं आलिंद से जो रक्त है दाएं निलय में आए और दाएं निलय से धमनी के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश कर जाए, तो यह बंद इसलिए होते हैं क्योंकि जब दाएं निलय संकुचित होता है तो रक्त जो है कि दाएं निलय पे आता है, और जब दाएं निलय संकुचित होगा तब फोर्स के साथ तेजी के साथ रक्त CO2 से O2 में चेंज करने के लिए फोर्स के साथ रक्त फेफड़े में जाएंगी। नहीं, अगर यह पट बंद ना हो तथा दाएं निलय संकुचित ना हो तो रक्त धीरे धीरे करके फेफड़े तक नहीं पहुंच सकता है।
तथा यह अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, जिस तरह दाएं तरफ हमने आपको दिखाया पल्मोनरी धमनी के माध्यम से रक्त फेफड़े में जाता है। जैसे कि यहाँ पास आप फेफड़ा इस तरह बना सकते हैं अपने समझने के लिए। तो जब रक्त पल्मोनरी धमनी के माध्यम से CO2 से O2 में चेंज होने के लिए फेफड़े पे जाता है, तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पास हमने सीरा बताया था, सीरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ पास पल्मोनरी धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त जाता है। तो यह वैसे होता तो है सीरा के माध्यम, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी जो धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, यह पल्मोनरी धमनी अपवाद के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि अशुद्ध रक्त रहता है। तो अशुद्ध रक्त अब CO2 से O2 में चेंज होने के लिए फेफड़े पे आता है। अब फेफड़े में CO2 से O2 में एक क्रिया विधि द्वारा यह O2 में चेंज होता है, जो कि पल्मोनरी सीरा, जैसा कि हमने यहाँ पर सीरा अशुद्ध रक्त बताया था, जिस प्रकार पल्मोनरी धमनी अपवाद थी, उसी प्रकार पल्मोनरी सीरा भी अपवाद है। तो यह O2 शुद्ध रक्त पल्मोनरी सीरा के माध्यम से अब बायां आलिंद में आएगा। उसी प्रकार आप दाएं तरफ भी देख सकते हैं, CO2 O2 में चेंज होता है, तथा शुद्ध रक्त जब फेफड़े में शुद्ध रक्त हो जाता है तो वह इधर बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद में जब रक्त आता है, दोनों तरफ से रक्त का सर्कुलेशन होता जाता है और यह बायां आलिंद में आता है। जब यह पूरी तरह से जब बायां आलिंद दोस्तों संकुचित होता है तो रक्त बायां निलय में आता है। जब दायां आलिंद में रक्त पूरी तरह भर जाता है तो बायां आलिंद संकुचित होने लगता है, तो जिसके पश्चात बायां निलय में रक्त का प्रवेश होता है। जब बायां निलय में रक्त पूरी तरह भर जाता है तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, दो यहाँ पास बाल्ब लगे होते हैं, यह बाल्ब पूरी तरह पैक हो जाते हैं। तथा जब यह संकुचित होने लगता है, बायां निलय धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, तो बायां निलय के जब धीरे संकुचित हो जाएगा तो यहाँ पास एक महाधमनी होती है दोस्तों, जिसको कि यह अंदर से आती है, इसीलिए हमने इसको डैश डैश करके आपको समझाया है। तो जब बायां निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है तो कुछ रक्त महाधमनी के माध्यम से सिर के ऊपर चला जाता है, तथा कुछ रक्त यहाँ पास से एक आंतरिक संरचना होती है दोस्तों, जो कि यहाँ पास आकर निकलती है। तो कुछ रक्त पैर की ओर शरीर में फैल जाता है तथा यह अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि रक्त का सर्कुलेशन हृदय में कैसे होता है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए देते हैं जो कि पेपर में आपके आ सकते हैं। तो हृदय की पंपिंग की खोज किसने की? तो वह विलियम हार्वे ने की थी सन 1628 में। रक्त के पंपिंग की खोज सन 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। यह आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह किसी भी कंपटीशन पेपर में आ सकता है। रक्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मेलपीजीआई ने की थी। मेलपीजीआई नामक वैज्ञानिक ने रक्त कोशिकाओं की खोज की थी जो सन 1668 में की गई थी। रक्त के यानी हृदय में, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिए थे कि सबसे अधिक प्रकोष्ठ किसमें पाए जाते हैं, तो 13 प्रकोष्ठ किसमें पाए जाते हैं? कॉकरोच में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा अधिक से अधिक शेयर करें, तथा अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।